Hello everyone, I welcome you in online class of physics. Today we are going to start a very new topic. The name of the topic is error analysis. But before starting the topic regarding the errors, I would like to discuss two terms before that. The term accuracy and precision. Let's talk about them one by one. First of all, I would like to talk about accuracy. अब आप कहोगे कि सर इस टर्म में क्या प्रॉब्लम है, इसको क्यों डिस्कस करना? देखो, फिजिक्स जो है इट इज साइंस ऑफ मेजरमेंट. तो इन मेजरमेंट की जितनी ट्रूथफुलनेस होगी, जितना ये सही तरीके से मेजर हो पाएंगी, उतना ही हम लॉज को अच्छे से समझ पाएंगे, रिलेशंस को एस्टैब्लिश कर पाएंगे. तो यहाँ पे एक्यूरेसी का होना बड़ा जरूरी है. एक्यूरेसी का मतलब क्या है? क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, या इसको एक्चुअल वैल्यू भी कह दूंगा. किस चीज की? मेजर्ड वैल्यू की. आपको इस चौक का मास मेजर करने के लिए कहा गया. अब इसका मास मुझे पता है, लेट्स से आपको मैंने दे दिया कि इसका मास मेजर करके बताओ. आप एक आंसर लेके आते हो मेरे पास कि सर इतना मास आ रहा है इसका. अब आई विल चेक कि आपका जो आंसर है वो मेरे पास जो एक्चुअल आंसर था इसका, मेरे पास एक्चुअल आंसर था इसका, तो वो आपका आंसर मेरे आंसर के कितना क्लोज है. Let's say the mass of this chalk is 5 grams. If you report me that it is 4.99 grams, I will say your answer is very close to the actual mass of this chalk. So you are accurate. तो accuracy को देखने का फायदा क्या होता है? हम यहाँ पे फ्री फ्रॉम एरर्स हो सकते हैं. आजादी मिल जाएगी गलतियों से अगर हम किसी चीज की एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए, राइट? अच्छा, जितनी ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स होंगी उतने कम एरर्स आएंगे हमारे पास, ठीक है? सो वी कैन गेट रिड ऑफ द एरर्स इफ वी मेजर समथिंग वेरी एक्यूरेटली. तो ये तो हो गई सिंपल टर्म. आगे आ जाते हैं प्रिसीजन पे. प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन जो है ये बताती है हमें, डिटरमिन्स अबाउट रेजोल्यूशन या लिमिट ऑफ मेजरमेंट. कोई जो आपने मेजरमेंट की है वो कितनी रिजॉल्व है, कितनी गहराई से है, वो कितनी डेप्थ में जाके है. इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. बट बिफोर दैट मैं ये बता दूं कि जो प्रिसीजन है ये डिपेंड करती है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर. किसी मेजरमेंट को करने के लिए आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसका लीस्ट काउंट कितना था. अभी ये लीस्ट काउंट वर्ड आपके लिए नया नहीं है, 9th 10th में आपने पढ़ा था. फिर भी मैं आपको बता देता हूं व्हाट डू वी मीन बाय लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर. कोई इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके पास स्केल होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, यू हैव 0 ऑन दैट, देन देयर आर स्मॉलर लाइंस. हाउ मेनी? देयर आर 10, राइट? तो 0 और 1 के बीच में 10 लाइंस हैं. यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है. आप इस स्केल से कम किस यूनिट साइज तक मेजरमेंट्स कर सकते हो? आप इसमें ये जो छोटी लाइंस हैं ये किसकी होती हैं? मिलीमीटर्स की. तो आप इससे 0.1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हो, 0.2 मिलीमीटर मेजर कर सकते हो.
तो कम से कम कितना मेजर कर सकते हो? 1 मिलीमीटर। ठीक है, अगर आप इससे 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हो मिनिमम, तो ये इसका क्या हो गया? लीस्ट काउंट हो गया। इवन हमने निकालना भी सीखा था, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। याद आ गया? 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता था? ये 1/10 सेंटीमीटर, या इसको बोल देते थे 0.1 सेंटीमीटर, या इसको बोल देते थे 1 मिलीमीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर के रिलेटेड हमें 10th स्टैंडर्ड में निकालना आता था लीस्ट काउंट, सो वी नो दिस थिंग। तो किसी चीज का जो प्रिसीजन है वो उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, जितना लीस्ट काउंट छोटा होगा, प्रिसाइज द मेजरमेंट, उतनी ही मेजरमेंट आपकी प्रिसाइज मानी जाएगी। ठीक है, क्या बताया मैंने? प्रिसीजन क्या बताता है कि कोई भी मेजरमेंट जो है वो कितनी रिजॉल्व्ड या कितनी गहराई में जाके है। ठीक है, कितनी डिटेल्ड है वहां पे वो। और प्रिसीजन कैसे डिटरमिन होता है? किसी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाए। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतनी ही हम मेजरमेंट को क्या मानेंगे? प्रिसाइज मानेंगे। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पे बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल लूंगा, बी विद मी। उस एक एग्जांपल से आपका एक्यूरेसी और मेजरमेंट दोनों क्लियर हो जाएंगे। चलो इमेजिन करते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, इसका जो एक्चुअल मास था इट वाज दिस 0.520 ग्राम्स। ये किसी स्टूडेंट को दे दिया गया, 3 स्टूडेंट्स के एक्चुअली सामने रखा गया। ये 3 स्टूडेंट्स, ए राइट, देन बी, नो लेट्स मेक द टेबल लाइक दिस, ए बी और सी। 3 स्टूडेंट्स को दिया गया ये। ठीक है, इन्होंने क्या की? इस ऑब्जेक्ट की 3 रीडिंग्स ली। पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, राइट। तो ए स्टूडेंट ने जो पहली रीडिंग ली, इसके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट था दैट वाज 0.52 ग्राम्स। दूसरी रीडिंग ली इसने 0.51 ग्राम्स और तीसरी रीडिंग ली इसने 0.50 ग्राम्स। जो बी स्टूडेंट था उसने रीडिंग्स ली 0.516 ग्राम्स, 0.515 ग्राम्स और जो तीसरी रीडिंग ली इसने इट वाज 0.514 ग्राम्स। लेट्स मूव अहेड। जो तीसरा स्टूडेंट था सी, उसने रीडिंग ली 0.520 ग्राम्स, 0.521 ग्राम्स एंड 0.520 ग्राम्स। चलो इसके बाद हमने क्या किया? अब ये 3 आंसर तो रिपोर्ट नहीं करेंगे ना, क्या निकाल लेंगे? इनकी एवरेज। If you check the average of all 3 students, you are certain to get A स्टूडेंट की तीनों रीडिंग्स की अगर एवरेज निकाले 0.52 प्लस 0.51 प्लस 0.50 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आंसर आएगा 0.51 ग्राम्स और इसका आंसर आएगा 0.515 ग्राम्स और तीसरे का आंसर आएगा 0.520 ग्राम्स। ये तीनों स्टूडेंट्स ने ये वाले आंसर्स जो हैं वो रिपोर्ट की। अब आपको जज करना है कि किसका आंसर एक्यूरेट है, किसका आंसर प्रिसाइज है, किसका आंसर एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है। हमें अच्छी मेजरमेंट में दोनों चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले ए स्टूडेंट की बात करते हैं। यहाँ पे ए स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या थी कि उसको जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया इस मास को मेजर करने के लिए, वो डेसिमल के बाद 2 ही प्लेसेस तक रिकॉर्डिंग ले पाता था, रीडिंग ले पाता था। इसका मतलब इस पर्सन के इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 है। एग्री विद मी? 2 डिजिट्स तक ले पाता है।
बी और सी जो है, इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट थे उसका लीस्ट काउंट कितने डेसिमल प्लेसेस तक जा सकता है? ये रीडिंग 3 डेसिमल प्लेसेस थी, तो 001 और इसका भी कितना था? 001। तो आप ध्यान से देखो कि किसका लीस्ट काउंट स्मॉल है, किसका लीस्ट काउंट लार्ज है। एज कंपेयर टू बी एंड सी, जो ए पर्सन है इसका लीस्ट काउंट लार्ज है, तो इसका मतलब इसकी जो मेजरमेंट है वो लेस प्रिसाइज है इन दोनों के कंपैरिजन में, और इन दोनों की जो मेजरमेंट है वो ज्यादा प्रिसाइज है। मैंने आपको बताया था कि लीस्ट काउंट से पता चल जाता है हमें, यानी कि सीधा सा फंडा है, जो एक्चुअल मेजरमेंट में डेसिमल प्लेसेस हैं, अगर आप उतने डेसिमल प्लेसेस को अप्रोच कर पा रहे हो इसका मतलब आप प्रिसाइज हो रहे हो वहां पे, ठीक है। लेकिन अगर आपके डेसिमल प्लेसेस उससे कम है, इसका मतलब आप कम प्रिसाइज हो वहां पे। अच्छा, फिर ये तो हो गया प्रिसीजन। अब आ जाती है एक्यूरेसी की बात। ये तो हो गया प्रिसीजन, हमने बता दिया कि कौन लेस प्रिसाइज है, कौन मोर प्रिसाइज है। अब अगर यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या थी कि आप एक्चुअल आंसर के कितना क्लोज हो। नाउ यू कैन सी द 3 आंसर्स, आप अपने सामने देख लो रख के कि कौन सा आंसर एक्चुअल आंसर के ज्यादा क्लोज है। 0.51, ये तो मतलब ये 52 है डिफरेंस, ये 0.515, ये 0.520, ये 0.520, दिस इज 0.520। so the answer of C is more closer to the actual value, so it is more accurate, it is less accurate, it is also less accurate. So you can report the answer student A is less precise and less accurate, student B is more precise but less accurate, student C is more precise as well as more accurate। इस तरह की कोई भी एग्जांपल आपको आती है तो आप वहां पे इसके साथ अपने कॉन्सेप्ट के साथ काम कर सकते हो। चलो, आफ्टर लर्निंग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, लेट्स मूव अहेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स। एरर का मतलब क्या होता है? कई बार हम कंप्यूटर पे देखते हैं, कोई वीडियो प्ले करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आ जाता है एरर डिटेक्टेड, एरर फाउंड। तो एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब होता है गलती। What is error? How do we define error? Error is equal to, मैथमेटिकली इसको कैसे बताते हैं? ये तो सिंपल, तो आपको पता है कि इसका मतलब गलती है। मैथमेटिकली जो एरर होता है वो इक्वल होता है किसी चीज की ट्रू वैल्यू और जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है उसके डिफरेंस के बराबर। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि लेट्स से इसका मास जो है 5 ग्राम्स है, आपने मुझे आंसर रिपोर्ट किया कि सर मैंने मेजर किया इसको, मेरे पास जो आंसर है 4.6 ग्राम्स आ रहा था, तो एक्चुअल मैं बोल रहा हूं कि 5 ग्राम्स है, आपने मुझे बताया कि 4.6 ग्राम्स है, तो आपकी मेजरमेंट में कितना एरर हो गया? ये हो गया 0.4 ग्राम्स। दिस इज द एरर अकर्ड व्हेन यू मेजर द थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से हम एरर को डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, राइट। अभी जो एरर्स हैं इसकी हमें यहां पे क्या देखनी है? टाइप्स। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप्स मिल सकती हैं, नेम थोड़े से कॉमन लगेंगे, बट बेसिकली जो एरर्स हैं मैं इनको 3 कैटेगरीज में बांट के चल रहा हूं। द फर्स्ट कैटेगरी इज सिस्टमैटिक एरर। कौन से एरर बोल रहा हूं? सिस्टमैटिक एरर। दूसरे एरर कौन से हैं? रैंडम एरर। एंड द थर्ड टाइप ऑफ एरर्स आर ग्रॉस एरर्स। किसी बुक में भी हो सकता है कि आपको कांस्टेंट एरर भी लिखा मिल जाए, पर हम यहाँ पे वी आर नॉट इनटू द रेस कि हमें सब वो चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ले, वो इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर की बात करें तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर, यहाँ पे 1 बाय 1 लेके चलते हैं पॉइंट्स इनके।
सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यहां पे सिस्टमैटिक एरर को। तो इसको इजीली समझने के लिए पॉइंट्स में ब्रेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट आर सिस्टमैटिक एरर, जो एक ही डायरेक्शन में चलते जाते हैं। एक ही डायरेक्शन में कैसे, अकर्स इन डेफिनाइट पैटर्न। जैसे यहां पे आपने एक मेजरमेंट की थी कि एक्चुअल 5 ग्राम था, आपका मतलब आपका 4.6 ग्राम्स आया तो 0.4 ग्राम्स। अब अगर इसी डायरेक्शन में मैं आपको चीजें देता जाऊं मेजर करने के लिए, और आपका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ता जाए, मतलब आप हर बार उसको कम मेजर करते जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि गलती से कई बार ज्यादा मेजर हो जाए, तो वो डेफिनेट पैटर्न ना हुआ। डेफिनेट पैटर्न का मतलब है कि आपको हर बार चीजें मेजर करने के लिए दी जाती हैं, आप उनका आंसर हर बार लेस देन एक्चुअल बताते हो। सो यू आर गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। या आपको किसी चीज की लेंथ मेजर करने के लिए दी गई, किसी ना किसी कारण से आप उसकी लेंथ हर बार ज्यादा बताते हो एक्चुअल लेंथ से उसकी, तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इधर ज्यादा वाली साइड और आप लेस वाली साइड। इफ दिस थिंग हैपेंस, तो आपके साथ कौन से एरर्स हो रहे हैं, वहां पे सिस्टमैटिक एरर्स हो रहे हैं। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं, एक डायरेक्शन में जाने को पॉजिटिव बोल दिया और दूसरी डायरेक्शन में जाने को नेगेटिव बोल दिया। दूसरी बात, ये जो एरर्स हैं इनके जो कॉज होते हैं, कारण होते हैं, वो हमें पता होते हैं कि क्यों हो रही है। अगर आपको किसी प्रॉब्लम का, किसी बीमारी का पता है तो आप उसको रूट आउट भी कर सकते हो। सो इनको मिनिमाइज भी किया जा सकता है। अगर आपको पता है कि किसी चीज की प्रॉब्लम कहां पे है, इनके सोर्स पता है आपको, ठीक है, सोर्स इज नोन, मतलब इनका कॉज नोन होता है कि ये हो क्यों रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। इनके जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया वही सही नहीं है, उसी में प्रॉब्लम है। जैसे सपोज करो मैंने आपको स्केल दे दिया, अब 0 से शुरू करना होता है मेजर करना, 0 से 1 पे जाते इसका मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया, 0 से 2 तक जाते इसका मतलब 2 सेंटीमीटर हो गए। बट सपोज करो कि उसके 0 की कुछ लाइंस यहाँ पे टूटी हुई हैं हमारे पास, तो अब हर बार जो आंसर लेके आओगे मेरे पास किसी भी चीज की लेंथ मेजरमेंट का, वो हर बार उतनी रीडिंग्स की वहां पे वॉश अवे होने की वजह से, ब्रोकन अप होने की वजह से गलत लेके आओगे, ठीक है। तो वहां पे मेरे को पता चलेगा कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में खराबी है, इस वजह से मेरे से गलतियां हो रही हैं। दूसरा, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आप यहां पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको उसकी टेक्निक प्रॉपरली नहीं पता है, तो वहां भी क्या होगा, वहां भी आपके एरर्स आएंगे। जैसे आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस पे आपने कोई चीज लटका ली, लेट्स से स्प्रिंग बैलेंस पे आपने ये डस्टर लटका लिया, तो स्प्रिंग बैलेंस पे इसका क्या आ जाएगा, इसका वेट भी आ जाएगा, इसका मास भी आ जाएगा। चलो, तो आपने जो वेट मेजर किया, व्हाट डू यू थिंक, कि आपने ये सही मेजर किया? यस, यू विल से दैट कि सर सभी ऐसा करते हैं तो हमने भी वैसे ही कर दिया। बट यू फॉरगॉट वन थिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायंसी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि जब भी किसी फ्लूइड के अंदर किसी बॉडी को रखा जाता है तो वो बॉडी फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है। बॉडी जितना वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस करती है, बॉडी का वेट उतना ही कम हो जाता है। तो इस डस्टर के ऊपर बेसिकली यहाँ पे बायंट फोर्स लग रही थी, जिसकी वजह से इसका आंसर मेरे पास हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। तो इसका मतलब मेरी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक सही नहीं है। बहुत एक्यूरेटली अगर मुझे इसका वेट और मास मेजर करना है, तो वो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेगा, वेरी करेगा। फिर डेली लाइफ में इसका मतलब हम गलतियां करते जाते हैं? नहीं, वो इतना कम डिफरेंस होता है कि आपकी रूटीन लाइफ में वो मैटर नहीं करता। जैसे सब्जी खरीदते हो आपने 1 किलो कुछ खरीदा, अगर वो 1 किलो 10 ग्राम भी हो जाएगा तो सब्जी वाला एज वेल एज यू,
आपको वहां पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। 1 किलो से चलो 10 ग्राम कम भी हो गया, 5 ग्राम कम भी हो गया, तो भी आप कई बार सोच लेते हो कि दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, तो आपकी मैक्रोस्कोपिक लाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट इफ यू आर अ फिजिसिस्ट, इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, तो आपके लिए ये चीजें मायने रखेंगी व्हेन यू आर वर्किंग इन द लैब। तो दूसरा हो गया इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तीसरा पर्सनल एरर, ये आपकी वजह से होता है। सपोज करो कि यहां पे कोई स्केल है, ठीक है, इस स्केल की रीडिंग्स बनी हुई है, इसके सामने मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस ऑब्जेक्ट, और आपको कहा कि इसकी लेंथ, तो सपोज करो कि आपको इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है। इफ अ स्टूडेंट टेक्स द रीडिंग फ्रॉम दिस पोर्शन, from this direction, he is going to see this reading due to line of sight, right? But if somehow has the habit of recording the things not into the line of sight but above or below the line of sight, then that person is going to see some different reading. This, the next one. So, due to your personal reasons for not being able to take the correct reading, you may occur errors, right? Then the next factor is error due to external factors, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, तो उसकी वजह से भी एरर्स आ सकते हैं, राइट? देन यू मे हैव लीस्ट काउंट एरर। अगर आपका जो स्केल है या डिवाइस है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, उसका जो लीस्ट काउंट है उसको आप लेना भूल गए, या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, वहां पे डिवाइस प्रॉपर नहीं है। खैर, ये जो लीस्ट काउंट एरर है इसको हम रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर दोनों में डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज कॉमन टू सम वैल्यूज इन बोथ ऑफ केसेस। अच्छा, तो सिस्टमैटिक एरर के बाद आगे चलते हैं, किसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे हम? रैंडम एरर्स को। रैंडम एरर्स, रैंडम का मतलब होता है जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, जिसका मतलब है कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने पहली रीडिंग ली, वो बढ़ के आ रही है, दूसरी रीडिंग ली, कम होके आ रही है, तीसरी और चौथी रीडिंग फिर बढ़ के आ रही है, पांचवी रीडिंग फिर कम होके आ रही है। तो एक्चुअल वैल्यू से आप पॉजिटिव साइड पे भी जा सकते हो, नेगेटिव साइड पे भी, मतलब ज्यादा बढ़ के भी आ सकती हैं वैल्यूज और कम भी आ सकती हैं। ये ऑल ऑफ ए सडन क्या है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, राइट? मतलब क्या मिलती है हमें यहाँ पे? इरेगुलरिटी मिलती है पैटर्न में। उसके बाद इनके जो सोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं? सोर्सेज ऑफ एरर में इसके पास आ जाते हैं हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन। जैसे सपोज करो कि आप ओहम्स लॉ कर रहे थे, यहाँ पे ओहम्स लॉ क्या होता है कि आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट लेके उनकी रेशो निकालनी होती है। तो अचानक वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन आ गई, उसकी वजह से करंट में कोई फर्क पड़ गया वहां पे, तो ये जो इस तरह की अनप्रेडिक्टेबल सडन वेरिएशंस हैं उसकी वजह से कोई ना कोई रैंडम एरर आ सकता है। वो फ्लक्चुएशन जो बढ़ के भी आ सकती है, वो कम भी हो सकती है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब कंडीशंस में अचानक से कोई फर्क पड़ गया। देन उसके बाद अगला पॉइंट जो हम इसका डिस्कस कर सकते हैं सोर्सेज डिस्कस करने के बाद, जो रैंडम एरर्स हैं इनको मिनिमाइज किया जा सकता है।
कैन बी मिनिमाइज्ड। कैसे करेंगे मिनिमाइज्ड? बाय टेकिंग नंबर ऑफ रीडिंग्स। अब आप कहोगे कि नंबर ऑफ रीडिंग्स लेने से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रीडिंग्स लेने से अगर आप उसका अरिथमेटिक मीन यानी कि आप सिंपल एवरेज निकाल लेते हो उसकी, जिसमें सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स लगाते हैं फॉर्मूला, तो आपका जो आंसर आएगा यहां पे एवरेज वैल्यू होगी, दैट कैन बी रिगार्डेड एज ट्रू वैल्यू। तो ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स लेके हम इसको क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं यहां पे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो है ये हमारी पर्सनल केयरलेसनेस की वजह से होता है। अगर हम केयरलेस हैं या लेस अटेंटिव हैं तो इस तरह के एरर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी स्केल से मेजरमेंट करनी थी, ठीक है, उस स्केल में आगे की कुछ रीडिंग मिसिंग थी, तो आपने वहां पे उसको कंपनसेट करने के लिए क्या कैलकुलेट कर लिया? जीरो एरर कैलकुलेट कर लिया। अब इस जीरो एरर को मेजर्ड वैल्यू में प्लस या माइनस करना होता है, ठीक है, प्लस या माइनस, ठीक है। तो आप ऑब्जर्वेशन लेते जा रहे हो, कैलकुलेशंस करते जा रहे हो, लेकिन ये जीरो एरर को तो कंपनसेट कर ही नहीं रहे मेजर्ड वैल्यू में, तो ये आपकी केयरलेसनेस की वजह से हुआ ना। तो अगर आप यहां पे सिंसियर हो जाओ या केयरफुली काम करो तो आप इन एरर्स को क्या कर सकते हो? यहां पे रिमूव कर सकते हो। चलो, तो ये तो हो गया एरर और उसके टाइप्स। ये सब डिस्कस करने के बाद हम इनको न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करें, जो हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, वहां पे हम कौन कौन से एरर्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं और अपना आंसर कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो यहां पे हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे एक बार। इसको ध्यान से करना क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं। कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा, ये प्रॉपरली हम यहां पे क्या करेंगे? सपोज हमें क्या कैलकुलेट करना आ गया? एब्सोल्यूट एरर डिस्कस करना आ गया यहां पे, या कैलकुलेट करना आ गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? एब्सोल्यूट एरर इज मैग्नीट्यूड ऑफ difference of individual value and true value। आपने किसी भी चीज को मेजर किया, उसकी 5 या 6 रीडिंग्स ले ली, हर एक रीडिंग को इंडिविजुअल रीडिंग बोला जाता है, और उन इंडिविजुअल रीडिंग्स की एवरेज को क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे हम कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे हर एक जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसका? सबसे पहले आप ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। लेट्स से मैं यहां पे ट्रू वैल्यू को ए एम के साथ डिनोट कर रहा हूं। ए एम का मतलब है यहां पे अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो ए एम और एग्जाम्पल के तौर पे कह दो कि वहां पे रीडिंग्स कितनी थी? वहां पे A1, A2, A3 एंड सो ऑन क्या थी? AN थी। n नंबर ऑफ रीडिंग्स थी। तो मैंने सबसे पहले इनका क्या निकाला? मीन निकाला। सबको क्या करके? ऐड करके। सबको ऐड करके जब हमने मीन निकाल लिया तो हमारे पास एक आंसर आएगा, अरिथमेटिक मीन। इसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। अभी जो एब्सोल्यूट एरर आएगा उसको आप कैसे देखोगे? सबसे पहले AM में से पहली वैल्यू माइनस कर दोगे, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? वी कॉल इट डेल्टा A1। डेल्टा वर्ड जो है वो यहां पे एब्सोल्यूट को डिनोट करेगा,
कीप इट इन माइंड। वैसे तो डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है, पर ये डेल्टाज यहाँ पे किसके रिलेटेड होंगे, एब्सोल्यूट एरर के। सो डेल्टा ए का मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट वैल्यू। कैसे रीड करेंगे इसको, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट वैल्यू am माइनस a1, ठीक है। फिर डेल्टा a2 क्या आएगा, am माइनस a2। इस तरह से आप ये प्रोसेस जो है चलाते जाओगे तो डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा a3, डेल्टा a4 सो ऑन, डेल्टा an। यहाँ पे ध्यान रखना मैंने am अरिथमेटिक मीन में से माइनस किया है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये एब्सोल्यूट एरर आ जाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको करेंगे डिस्कस, डोंट वरी। दूसरा आ जाता है, इसको मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं या एवरेज एब्सोल्यूट एरर। अब ये तो नाम का ही मतलब यहां पे आप समझ गए होंगे। जो आपने ऊपर एरर्स इंडिविजुअली कैलकुलेट किए हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, अगर मैं आगे कैलकुलेट करता डेल्टा A3, डेल्टा A4, इन सब की क्या लेनी है, एवरेज लेनी है। एवरेज ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। तो इसको मैं डिनोट करूंगा डेल्टा ए मीन के साथ। और कैलकुलेट कैसे करूंगा, फर्स्ट केस में जो मैंने डेल्टा A1 निकाला था इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, फिर इसी तरह डेल्टा A2 का, इस तरह से सभी टर्म्स को क्या कर दूंगा, ऐड करके इनकी क्या निकाल दूंगा, एवरेज। तो यहां पे जो आंसर आएगा मेरे पास, दैट इज गोइंग टू बी मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, इस स्टेज पे हम अपना आंसर जो है रिपोर्ट कर सकते हैं अगर हमें एब्सोल्यूट एरर्स की फॉर्म में पूछा गया है। तो रिजल्ट यहां पे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ध्यान देना इस स्टेप पे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो रिजल्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी मीन वैल्यू आ रही थी, इस मीन वैल्यू में ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, इसको प्लस या माइनस करके लिखेंगे। दिस इज हाउ वी रिपोर्ट द आंसर। जो ट्रू वैल्यू आई प्लस माइनस जो डेल्टा ए मीन आया, राइट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमें यहीं तक काम करना हो, हमें आगे और टाइप के एरर्स भी कैलकुलेट करने आ सकते हैं। लेट्स वॉच अबाउट देम। अगला एरर आ जाता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बेसिकली क्या होता है, ये होती है रेशो। किस चीज की, जो हमने पिछले स्टेप में मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था उसकी किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। हाउ डू वी डिनोट इट, वी डिनोट रिलेटिव एरर विद दिस सिंबल। दिस इज ऑल्सो रेड एज डेल्टा, ठीक है। तो ये भी डेल्टा है, दिस इज ऑल्सो डेल्टा। दोनों का मतलब चेंजेस, डिफरेंसेस ऐसा नोट करना होता है। तो डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, इट विल बी डेल्टा ए मीन बाय ट्रू वैल्यू। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रिलेटिव एरर। अच्छा, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट आ जाता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के अंदर हम यहां पे क्या करेंगे कि परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर को ही निकालेंगे। मतलब रिलेटिव एरर की परसेंटेज को परसेंटेज एरर बोला जाता है। तो यहां पे डेल्टा ए परसेंटेज क्या होगी, जो ऊपर डेल्टा ए आएगा इसको सिंपली 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। दीज आर द 4 स्टेप्स। अच्छा, इसको करने के बाद एक बार फिर से हम आंसर दे सकते हैं। यहां पे वो आंसर कैसे देते हैं, ए एम जो ट्रू वैल्यू आई थी प्लस माइनस ये यहां पे जो परसेंटेज एरर आएगा, इन दोनों को यूज करके भी आंसर रिपोर्ट किया जा सकता है। सो वी हैव 2 वेज टू गिव द आंसर। अभी मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उस एक न्यूमेरिकल में आपको ये सारी चीजें यहां पे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स डू द न्यूमेरिकल। चलो, न्यूमेरिकल क्या था, मुझे पानी का एक सैंपल दिया गया, अ सैंपल ऑफ वाटर।
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने को कहा गया मुझे। तो मैंने उस वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने में मैनी रीडिंग्स ली, एक सिंगल रीडिंग ली। वो कौन कौन सी रीडिंग्स थी मेरे पास? इट वाज 1.29, पहली बार एक्सपेरिमेंट करके रीडिंग ली। दूसरी बार फिर से रिपीट किया एक्सपेरिमेंट, आई गॉट द वैल्यू 1.33, देन 1.34, then 1.35, then I got the value 1.30, ठीक है, 1.30, then 1.32, just a moment, let me match the values, 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, then 1.36, I skipped few values, right? Then 1.30, it is here, and the last value that I got is 1.33. यानी कि कितनी बार रिपीट किया मैंने एक्सपेरिमेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। तो यहां पे मुझे कहा गया है कि इसका क्या क्या फाइंड आउट करो, इसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करो, इसका एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करो, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करो, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड रिपोर्ट द आंसर। तो एक कंप्लीट न्यूमेरिकल है हमारे पास। सबसे पहले ये स्टेप बाय स्टेप, और आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे, कोई भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं हो सकता यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? इसकी मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकालोगे। अच्छा, किस चीज की मेजरमेंट्स हैं? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेजरमेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल या तो आप म्यू यूज कर लो या एन यूज कर लो, मैं म्यू यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं मीन वैल्यू निकालूंगा। ये कैसे निकलेगी? सभी को यहां पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है, 1.30, 1.33। इसके बाद कितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स थी? 8। तो सम ऑफ डिविजन ओवर नंबर ऑफ डिवीजन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.3275। ये आंसर आ जाएगा डिवाइड करके। पर हमें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना है। जिन चीजों को हमने ऐड किया है वहां पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस थे? 2 प्लेसेस थे। तो यहां भी हमें 2 चाहिए होंगे, यानी कि 7 और 5 हमें क्या करना है? ड्रॉप करना है। अगर 7 ड्रॉप करना है, ये 5 से ग्रेटर है, तो इसके पहले वाले में 1 बढ़ के आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया? करेक्टेड रिजल्ट ले लिया, ठीक है, 1.33। चलो अभी दूसरे स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे? इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना सिखाया था कि ये डिफरेंस होता है किसका? मीन वैल्यू का हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के साथ। तो सबसे पहले मैं यहां पे डेल्टा μ1 कैलकुलेट करूंगा। वो कैसे निकलेगी? मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो 1.33 में से 1.29 यहां पे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना आएगा ये? इट विल बी 0.04, और ये किसका आएगा? प्लस का, ठीक है, क्योंकि बिगर में से स्मॉलर वैल्यू माइनस होगी। फिर जब आप उसी मीन वैल्यू में से सेकेंड वैल्यू माइनस करोगे, सेकेंड कितनी है? 1.33। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 0.00। देन प्रोसीडिंग इन द सेम वे आप यहां पे थर्ड वैल्यू माइनस करोगे, 1.33 माइनस तीसरी वैल्यू कितनी है? 1.34। नाउ सी दिस कम्स आउट टू बी 0.01। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर मैं इसी मैनर में चलता जाऊं तो मेरे पास -0.02, देन आई विल हैव, ये मेरे पास आया था डेल्टा 1, डेल्टा μ2, डेल्टा μ3, देन दिस इज डेल्टा μ4। अगर मैं डेल्टा μ5 लिखूं यहां पे, तो डेल्टा μ5 मेरे पास जो आता है इट इज 0.01, डेल्टा μ6
comes out to be -0.03। इसी तरह से डेल्टा म्यू 7 अगर मैं कैलकुलेट करूं माइनस करके, दैट कम्स आउट टू बी 0.03 एंड डेल्टा म्यू 8 इसी वे से, मतलब इस वैल्यू में से लास्ट वैल्यू माइनस करूं, दैट कम्स आउट टू बी 0.00। तो आपने ये इंडिविजुअल दिस वन ये जिनको मैं सर्कल में डाल रहा हूं, ये आपके बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स हैं। इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट करने के बाद हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करने होते हैं। फॉर द टाइम भी मैं इरेज कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है, ये जो मैंने सर्कल में पुट की है। हम क्या निकालेंगे यहां पे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। अच्छा, कितनी वैल्यू आ रही थी, पहली वैल्यू थी 0.04, ठीक है। दूसरी वैल्यू कितनी थी, 0.00। व्हाट वाज द थर्ड वैल्यू, इट वाज -0.01। अब माइनस नहीं लेना, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, ठीक है। द नेक्स्ट वैल्यू इज 0.02, राइट। नेक्स्ट वैल्यू इज अगेन 0.01, ये वही वैल्यूज हैं जो अभी हमने निकाली, ठीक है। देन 0.03। आप देख रहे हो कि मैं सबका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, उनका प्लस या माइनस साइन साथ में नहीं लेना है। देन लास्ट पे 0.03 और लास्ट पे हो जाएगी 0.00। इन सभी वैल्यूज को मुझे यहां पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब इनको ऐड करके और डिवाइड करके 8 के साथ मैं आंसर फाइंड आउट करता हूं, I'm supposed to get 0.0175, पर मैंने जिन चीजों को ऐड किया उनके डेसिमल प्लेसेस 2-2 थे, तो मुझे भी यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 75 को क्या करना है, ड्रॉप। तो ये पहला डिजिट देखो 7, इट इज ग्रेटर देन 5, तो पिछले डिजिट में 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो राउंड इसको करेक्ट करने पे हम देखते हैं कि जो हमारी मीन वैल्यू आती है एब्सोल्यूट एरर की, वो कितनी आती है, 0.0। यहां पे मैं एक रिजल्ट रिपोर्ट कर सकता हूं कि मेरे पास जो वैल्यू आई है किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की, वो कितनी आई है, इट इज मीन वैल्यू कितनी आई थी, 1.33 प्लस माइनस 0.02, और यूनिट तो इसकी कोई नहीं होती, तो दिस विल बी माय आंसर। बट अगर मुझे आगे यहां पे पहले रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा मीन। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, जो मैंने यहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इसकी एवरेज वैल्यू के साथ। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकाला मैंने, 0.02, और इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ रही थी, 1.33, डन इन द फर्स्ट स्टेप। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, यू आर सपोज टू गेट द आंसर 0.015। पर आप यहां पे कर रहे हो डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन के केस में जो आंसर रिपोर्ट करते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स देख के करते हैं। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, किसी मेजरमेंट से आया है ये नंबर। और इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आंसर किस में रिपोर्ट करना है, जिसकी कम होती है, कम किसकी है, इसकी कितनी है, 2। तो आपको आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है। तो आपको ये 5 यहां पे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप। इसके पहले का डिजिट क्या है, ऑड। अगर ऑड हो तो यहां पे नंबर बढ़ जाता है। सो द करेक्टेड रिजल्ट भी 0.02। तो देखो हर एक स्टेप में मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल यहां पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मेरा रिलेटिव एरर भी कितना आ गया, 0.02। अगर मैं यहां पे परसेंटेज रिलेटिव एरर देखूं, परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो मुझे कुछ नहीं करना, जो ऊपर मेरा रिलेटिव एरर आया है इसको 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। यानी कि 0.02 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, दिस कम्स आउट टू बी 2%।
तो एक आंसर तो मैंने यहां पे रिपोर्ट कर दिया था रिजल्ट। एक रिजल्ट अगर मैं दूसरा रिपोर्ट करूं यहां पे, वो मेरी मीन वैल्यू के साथ परसेंटेज एरर क्या हो जाना चाहिए, ऐड। तो मैं दूसरा रिजल्ट यहां पे रिपोर्ट कर रहा हूं, दैट विल बी 1.33 प्लस माइनस कितने परसेंट आया है 2, साथ में परसेंट लिखना है। So in these two ways I can express my answer and this is how the scientists work। जब भी कोई मेजरमेंट लेते हैं वो किसी एक्सपेरिमेंट के बाद, तो वो इस मेथड से काम करते हैं। आप सिमिलर प्रॉब्लम्स आप इसकी सॉल्व करोगे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।